कौन कौन से क्वेश्चन थे सिद्धार्थ, कौन कौन से क्वेश्चन थे अपने होमवर्क? हम्म। ठीक है। और किसी को कोई में डाउट जिसने किया हो गए ना? हो गए ना कोई? नाइन्थ वाला बस देख लेते हैं एक बार, रीड करो सिद्धार्थ। क्या है क्वेश्चन समझाओ। एम के पास एक हाउस है, म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, टैक्सेस दिए हैं, ही वॉज यूजिंग द हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस बट लेट आउट, मतलब दो केस हैं, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ अटक रहे हो, क्या होता है, एक ही प्रॉपर्टी है, वो क्या उसने बोला आधा करने को क्या, एक ही प्रॉपर्टी, अगर वो 2 BHK होता तो अपन अलग अलग करते। एक ही प्रॉपर्टी में अपन ने देखा था ना, अगर एरिया वाइज या टाइम वाइज होता है तो उसमें एक दिन भी अगर लेट आउट हो तो वो प्रॉपर्टी लेट आउट कहलाती है। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट अपने पास सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू दी है तो वही हो जाएगा, और एक्चुअल रेंट कितना है बताओ। हाँ, विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट कितना आएगा? नहीं नहीं, वो तब जब अगर बताया उसने कि आइडेंटिकल यूनिट्स है या आधा दे दिया है, इसमें कहाँ ऐसा लिखा था। हाँ, अब समझ गए कहाँ दिक्कत थी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो और सॉल्व करो। इतना लेट? होमवर्क कर लिया ना? डाउट किसी में? उसको लास्ट में कर लेंगे, पहले ये सॉल्व कर लो, ठीक है।
ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, ये हो सकता है आपको लगे कि प्री एक्विजिशन भी हो सकता है, पर ये नहीं है। क्वेश्चन वन वैसे सॉल्व नहीं किया है हमने, प्री एक्विजिशन समझ के नहीं किया, नॉर्मल इंटरेस्ट समझा है, ठीक है। और किसी का कुछ और? हो गया। देखें आंसर, देखें कि कर रहा है अभी कोई। चलो बताओ, सबसे पहले कंपेयर किसको किसको किया, क्या आया उसकी वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर अपन ने कंपेयर किया एक्चुअल रेंट से, कितना है, विच एवर इज, माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, पेड है 50,000। फिर अब अपन वो आ गई NAV, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाया और इंटरेस्ट हटाया, ठीक है, 190। उसका इसलिए हुआ कि उसका भी कुछ करना नहीं है, वो इसलिए बताए थे कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लास्ट में उनका कहना ये था। और ये जो ऊपर लाइन भी लिखी है ना, फॉर अक्वायरिंग द हाउस आफ्टर, वो उसके लिए दिया था, पर उसका रिलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ तो अगर ऑक्यूपेशन ऑफ ओन रेसिडेंस नहीं बोलता तो आप वैकेंसी भी ले सकते रहे, उसने क्लियर कर, ठीक है। देख लो एक बार आंसर। इतना लेट क्यों हो गए? ये देखो, ये 5 नंबर का आता है, कैसा है कि, हाँ, होमवर्क कर लिए, डाउट? अभी एक ही वाला क्वेश्चन किया है, फोटो ले लो, कर लेना, इजी है, ठीक है। हाँ, बता दूं, देखो अपन को क्या क्या कंपेयर करेंगे पहले आप बताओ। हाँ, फेयर रेंट नहीं है अपने पास, ठीक है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू को लेके चलेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट, और जो अपन को ऊपर दोनों में से हायर आया, तो क्या क्या है वैल्यू, और ऊपर साइड ही 3 लाख, विच एवर इज लोअर लेना है, कितना है। अब इसके बाद अपन लेंगे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रेंट कितना है, 3,50,000, है ना, 35,000 पर मंथ, 10 मंथ के लिए था। तो विच एवर इज हायर करेंगे इसमें भी, उस टाइम अपने पहले 350 अपनी आ गई GAV। अब माइनस क्या करते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, क्या है, 50,000। NAV आ गई, NAV में से दो चीज डिडक्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 16,000, 30% कर लेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 15, ये रीड करो, अपन साथ में करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। रीड करो, अपन साथ में करेंगे।
पढ़ लिया? कौन सा वाला है? को ओनरशिप वाला है। याद है अपने जॉइंट ओनरशिप पढ़ी थी? उसमें क्या होता है, क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करना है, बस लास्ट में अपन डिवाइड कर देंगे। और इसमें एक चीज और याद रखने वाली, जो इंटरेस्ट वाली लिमिट होती है पर ओनर रहती है। ठीक है। अब देखो इसमें देखा होगा कि पहले अपन कैटेगरी बना ली कौन कौन से हाउस प्रॉपर्टी है। टू सिस्टर्स सीमा एंड रश्मि, को ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विद 50% ईच शेयर। ठीक है। द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड प्रायर टू 1 अप्रैल 1999। अब इससे एक चीज हिट करनी चाहिए कि ये प्रायर है, और इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड लिमिट कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है। लेट आउट में तो कोई लिमिट है ही नहीं। द प्रॉपर्टी है 7 इक्वल यूनिट्स। जब ये दिया हो तब अपन को अलग अलग करना है, समझ गए? जो तुमने पहले एक ही घर को कर दिया था, 8 में जो इलस्ट्रेशन में दिक्कत थी, वो यहाँ दिक्कत है कि उसमें दिया रहता है कि इक्वल करना है कि नहीं करना है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1525-26 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट ईच। ऑक्यूपाइड मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड की। अपने पास 7 यूनिट है। हाँ हाँ, एक एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है दोनों की। ठीक है। बैलेंस वर रेंट आउट। ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू दी है अपन को, और एक बताया कि वेकेंट था। ठीक है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, चार जो लेट आउट वाली है उसको एक साथ, और एक वेकेंट वाली कैटेगरी बना दो तो सही रहेगा, है ना? तो अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चार चार बार, मतलब ऐसे चार लाइन खींच देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। बस इसको बनाते हैं। ये कोनर वन की, ये कोनर टू की। ठीक है। और जो लेट आउट है, चार प्रॉपर्टी लेट आउट वेकेंट वाली। सबसे पहले अपन को कुछ दिया है, वैल्यूज में क्या क्या दिए बताओ, कंपेयर करने वाली। म्यूनिसिपल वैल्यू है ना, और एक्चुअल रेंट दिया है, और कुछ दिया है क्या? और कुछ है? हाँ वो तो ठीक है, अपन वैल्यू की बात कर रहे हैं। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू 7 लाख तो पूरे घर की होगी, डिवाइड बाय 7 करो। और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो नहीं होगी, दो तक एग्जाम्प्ट रहते हैं। ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चार चार आइडेंटिकल यूनिट्स की कितनी आएगी वैल्यू? 4। और यहाँ पे एक की। बाकी कुछ है नहीं, अब सीधे अपन एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है। इसमें अभी भी कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम्प्ट सीधे इसकी नेल हो जाती है, जीएवी है ना। अब बाकी का कितने में लेट आउट किया है पर मंथ? 20,000। कैसे आएगा वैल्यू 20,000 इंटू, अपन चार प्रॉपर्टी का भी निकाल लें, 2 4 इंटू 12, क्या आएगी वैल्यू बताओ? अब यहाँ पे अपन एक्चुअल रेंट निकालेंगे। ठीक है। एक्चुअल रेंट कितना होगा? 6 महीने वेकेंट थी ये, 1,20,000। कंपेयर अपन अलग से करेंगे, वो बना के, पता है ना कंसेप्ट, तो अपन कैसे करते हैं, ई आर इज मोर देन। इस केस में जीएवी क्या रहेगी, ये इन दोनों कंपेयर करेंगे। और जो अब ये लेट आउट ऑफ वेकेंट है, इसको तो अपन अलग से करेंगे जैसे अपन करते हैं ना। एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंट रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? जब एक ही वैल्यू दी है तो एमवी हो जाएगी, कोई दिक्कत? एक्चुअल कितना है? 120, प्लस वेकेंट कितना है? वैल्यू क्या आएगी? 120। ठीक है। टैक्सेस दिए हैं कि म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड कितने दिए हैं? 10% ऑफ एमवी। यहाँ पे कितना आएगा? अभी अपन यूनिट वाइज चल रहे हैं ना। कितना आएगा? यहाँ पे तो 4 है ना, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे बगल में करेंगे ना, 10%। 4 लाख है ना। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? म्यूनिसिपल वैल्यू की लोगे ना, तो पहले कैसे निकाल रहे थे? नहीं नहीं, टोटल से क्यों निकाल रहा है, उसमें लिखा है ना एमवी की। यहाँ पे कितनी रहेगी? कोई दिक्कत यहाँ तक? नॉर्मल चला है अभी तो। एनएवी कितनी आ जाएगी? कितना आ रहा है? 30%। यहाँ पे तो 33।
अब इंटरेस्ट ऑन लोन की कहानी वो भी दिया है क्या? इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन वाज 4 लाख। 4 लाख ये पूरे घर का है ना, 4 लाख डिवाइड बाय 7, कितनी वैल्यू आएगी? 57,142, 57,142। यहाँ पे तो 4 है, कितनी वैल्यू आएगी 4 की? 4 प्रॉपर्टी की इसमें 2। अब इस केस में याद रखो, ये कौन सा केस है अभी अपन ने पढ़ा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड के में केस में कितनी लिमिट रहती है? कोई कोई दिक्कत तो नहीं? देखो, तुम पहले वो याद करो अपनी टेबल लिमिट वाली। एलओपी और डीएलओपी में क्या होता है खुद ही बताओ। और डीएलओपी लिमिट कोई है नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में दो केस है, स्पेशल और नॉर्मल। स्पेशल केस की कंडीशन क्या है, 3 बताओ। 1994? नहीं, 1/4/1999, ये या उसके बाद। और 5 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए। उसमें पहले ही दिया है कंस्ट्रक्टेड प्रायर टू 1/4/1999, तो ये नॉर्मल केस में आ गया 30,000 लिमिट। इवन तो आ रहा है यहाँ पे 57, पर अपन को पूरा अलाउ नहीं होगा, लिमिट में अलाउड होगा। यहाँ पे अभी किसी को दिक्कत है जहाँ तक? हम्म, तुम ऐसे देखो ना कि एक प्रॉपर्टी का कितना होता है, 20,000 × 12, ठीक है, 240। अब अपन यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं ना। हम्म लास्ट में। अब यहाँ पे अपन टोटल निकालेंगे, कितनी हो गई? 43 क्या क्या? नहीं, माइनस करके भी ना 60,000, मतलब पूरा नेट ऑफ लोगे ना पूरी प्रॉपर्टी की। अब ये पूरी प्रॉपर्टी की हो गई, अब अपन आधा कर देंगे। इसका हाफ कितना लास्ट में? 187,643। हम्म, हाँ मतलब 30,000 का बेनिफिट तो मिलेगा ना उनको, क्योंकि पर ओनर को इतने तो अलाउड है ना। आंसर आ गया अपना। क्या होता है जब अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन दो तो डिवाइड कर लो तो इजी रहेगा, कि पहले अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग कर दिया, लेट आउट का अलग और वीकेंड्स का अलग, तो क्या फ्लो में चल पाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लगा ना, अभी इसको स्टार मार्क कर लो, अभी रिवाइज करने वाला है। मॉड्यूल का आंसर देखोगे समझ में नहीं आएगा, उन्होंने 5 प्रॉपर्टी का एक साथ किया है, फिर क्या कैसे किया है। नहीं तो। हाँ। अच्छा।
कहीं किसी को डाउट पूछ लो क्वेश्चन में हो तो। नोट डाउन कर लिया या फोटो खींच लेते हैं? हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 18 रीड कर लो, मॉड्यूल तो है ना सबके पास? सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दो, इजी है वैसे। हाँ नहीं, पेड बाय ओनर होना चाहिए, म्यूनसिपल टैक्सेस। नहीं नहीं, वो कुछ और चीज़ है। वो टैक्सेस नहीं है, वो टैक्सेस लिखा रहेगा सेपरेटली, अगर टैक्सेस रहेंगे ना, टैक्स लिखा रहेगा, लोकल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स, टैक्स जरूर लिखा रहेगा। ऐसे आप नहीं मानना। हाँ मतलब कर लो, बाकी को देख लेते हैं।
हो गया। बता देता। चलो देख लेते हैं। हाउस वन में तो कोई दिक्कत, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे कंपेयर करने से। म्यूनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर 38। अब इसमें लिखा है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, लेंगे क्या? नहीं लेंगे, सिर्फ ओनर के बेस पे लेते हैं। रिपेयर हो गया, लैंड रेवेन्यू, इंश्योरेंस, ये सब पेड, ये सब वो है डिडक्शंस है, बट अपन ये सब अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि एक देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, बात खत्म। ठीक है, इसको इग्नोर करना है। अब इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए उसने लोन लिया है, क्या वो अलाउ करते हैं क्या? अभी अपन सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन में करते हैं, तो ये बस ऐसे ही आप कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो ये अपन को नहीं लेना है। ठीक है, ये सब अभी इररेलेवेंट है, जरूरत ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो है ही नहीं उसके लिए अपन देखें। सीधे जीएवी रहेगी, उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें नोट लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड, तो पता है ना। हाँ, इंटरेस्ट अपना है ही नहीं, क्योंकि इधर तो अपन को पर्पस याद होने चाहिए ना, पर्पस, चार पर्पस के लिए लोन लेना चाहिए, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, उसके लिए है ही नहीं, तो इग्नोर। ठीक, पहले बार इंटरेस्ट तो आता, अभी तो इंटरेस्ट आया ही नहीं है, ये म्यूनिसिपल टैक्स के लिए लिया है ना, तो इसमें अलाउ होगा क्या? अपने चार पर्पस में तो आ ही नहीं रहा है। नहीं, वही तो, पर्पस देखो ना, पर्पस किस लिए है, लिखा है फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए लोन लिया था, वो अपन को अलाउ होता है क्या कभी? क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। ये मॉड्यूल का नहीं है, अलग से, स्क्रीन में ही देखो। ट्रैक डाउन करूँ क्या? ये वाला जो इंटरेस्ट है, इनने प्री एक्विजिशन ट्रीट किया है, वैसे मेंशन रहेगा इन्होंने पैसा ट्रीट किया है। प्री एक्विजिशन की समझना है ना। नहीं नहीं, अभी पहले रीड कर लो सब, फिर अपन साथ में करते हैं ना। चले, करें सॉल्व। सबसे पहले किन को कंपेयर करेंगे अपन? विच एवर इज, क्या अमाउंट है? कितनी, 90? फिर अब अपन कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड तो दिया नहीं है अपन को, है ना, तो क्या बचा? एक्चुअल, एक्चुअल रेंट कितना है? 8000 है। वैकेंसी देख लेना किस में है, ठीक है, सी में बस है। ओके, अब इसका कितना है? 8 × 12, 96। इसमें एक्चुअल देना, वैकेंसी कंसीडर नहीं, जब अपन कंपेयर करेंगे तब बस वो करते हैं, ठीक है। तो 12,000 × 9 है ना, कोई दिक्कत? 3 महीने वेकेंट था, 12 × 9, 108 ना।
अब जब अपन हायर वाला लेंगे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ पे अपन अपना कंसेप्ट लगा लेंगे। एक्सपेक्टेड कितना है? 110। एक्चुअल रेंट कितना है? प्लस अगर वैकेंसी नहीं होती तो 36 ना, विच एवर इज हायर, क्या है? 1,08,000। ये अपनी आ गई जीएवी। टैक्सेस का अच्छे से मतलब उसमें लिखा हुआ है, प्रॉपर अपन पढ़ लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस चार्ज रहता है 10%, निकल जाएगा। अनुराग पेड, अनुराग कौन है? ओनर है, ठीक है। अनुराग पेड म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस ए बट डिड नॉट पे म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस बी, ठीक है। टेनेंट ने पे किया है सी, मतलब ए का बस पे किया है, कोई दिक्कत? हाँ, सिर्फ अनुराग ने ए का पे किया है। हाँ, मतलब बाकी का अलाउ नहीं होगा, समझ गए ना? ठीक है। टेनेंट ने दिया कितना? 10%, 9,000। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी थी? नहीं, 80,000, ठीक है। कोई दिक्कत? म्यूनिसिपल वैल्यू का दिया, म्यूनिसिपल वैल्यू का अपन निकालेंगे। ऐसा मत करना कि हायर वाले का निकाल दिया, ये याद रखना कि म्यूनिसिपल वैल्यू का ही निकलेगा टैक्स। नोट्स और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीएस एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप नोट्स और टेस्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीएस दुनिया ऐप। इस केस में पे नहीं किया, नहीं मिलेगा। कितनी आई? 88। अब 30% तो निकाल लो, ठीक है। फिर अपन इंटरेस्ट का देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पोर्शन देखो, इसमें इसमें दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पर ने ट्रीट आंसर में प्री एक्विजिशन किया है, तो अभी अपन प्री एक्विजिशन के हिसाब से चलेंगे, आंसर के हिसाब से। जो एग्जाम रहेगा उसमें मेंशन रहेगा कौन सा है, ठीक है। तो ये प्री एक्विजिशन है, और एक कौन सी कैटेगरी है? लेट आउट, तो तीनों ही है ना। इसमें कोई दिक्कत? डिवाइड बाय कितना आएगी वैल्यू? 8,000। अब इसमें इन्हें दूसरे केस में लिया फॉर मैरिज ऑफ सन, अलाउ होगा क्या? सिर्फ 4 पर्पस में अलाउड होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तीसरा, फॉर रिपेयर्स, ठीक है। इसको देखो, लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में? लेट आउट में आ रही है ना प्रॉपर्टीज, कोई लिमिट चेक करने की जरूरत है? लेट आउट में नहीं है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में बस करते हैं ना अपन। एक बात देखो, समझो। हाँ, स्पेशल केस में। हाँ, नॉर्मल तो 30,000 है, ठीक है। 30% निकाला, अपना आ गया। क्या चीज? जैसे कि हम्म हम्म दो प्रॉपर्टीज तक, तो अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड में है, दो से ज्यादा लेट आउट कहलाई ना, डीम लेट आउट, तो ऑलरेडी नो लिमिट हो गई। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अपन बस लिमिट्स देखते हैं, ठीक है। और वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो 2 लाख लिमिट हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो 30,000 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? देख लो सॉल्यूशन को। एक बार इनका भी देख लो, देखो। आंसर के लिए तो पहले हम्म, हम्म, सबको बन गया? कोई दिक्कत? क्लास कोई मिस हुई थी क्या? लॉस्ट लॉस्ट लग रहे हो। कंप्लीट करो जल्दी, टेस्ट है अपकमिंग वीक में। क्वेश्चन तो होते जा रहे हैं ना। हम्म, दिखा दूं?
ठीक है, ले ली फोटो, हाँ पूछ लो, कोई डाउट है? हम्म, हम्म, हाँ, अपना ये है ना कि एक्सपेक्टेड रेंट वैकेंसी केस में एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंट रेंट, अगर इस वाला एरिया हायर आता है तो सिर्फ एक्चुअल रेंट को चाहिए भी लेते हैं। वो अपने नोट डाउन किया है, नोट्स पढ़ो, उसमें देखेंगे, रिवाइज करके आओ। क्वेश्चन 8 रीड करो, सॉल्व करो। डाउट है क्या? अच्छा, हाँ बताया तो था, सॉल्व करो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पुराना थोड़ी ना वापस कर रहे हैं सवाल। हाँ मतलब उनको बोल देना, रक्षिता मैम को, मेरे पास नहीं रहती, उन्हीं के पास रहती वीडियोस, पीडीएफ। मतलब क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हो? हाँ मतलब ये मिलेगी सबको, अभी अपडेट हो रही है, जब तक तो ऐसे ही कर लो। 5 नंबर के लिए आया था ये वाला क्वेश्चन। हो गया, बचा है थोड़ा, कर लो जल्दी करो।
हो गया। जब भी परसेंटेज दे तो आपका म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू पे ही आएगा हमेशा। नोट्स में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है म्यूनिसिपल टैक्सेस का, रीड करोगे तो समझ आएगा। हो गया। चलो कंपेयर करते हैं अपन। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज, फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज, क्या आएगी वैल्यू। ठीक है, अब एक्चुअल रेंट निकालेंगे। और क्वेश्चन में और भी चीज दी है कि रेंट फॉर मंथ नवंबर दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज्ड, बट रीजन क्या दिया है, बोनाफाइड तो थी बट वो कोई और प्रॉपर्टी सेम ओनर के में ऑक्यूपाई था, तो अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि भाई आप दूसरी प्रॉपर्टी में रह रहे हो। चार कंडीशन याद करो ना, क्या थी चार बताओ। हाँ, रीजनेबल स्टेप्स लिए होने चाहिए। आप उसी ओनर की कोई दूसरी प्रॉपर्टी में मत रहो, तो इसका मतलब क्या ही मतलब होगा, अगर आप इस प्रॉपर्टी का नहीं दे रहे इस प्रॉपर्टी का दे रहे हो, ये कोई बात हुई ना हुई। तो अनरियलाइज रेंट माइनस कब होता है, जब चार कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, इस केस में माइनस नहीं होगा। तो एक्चुअल रेंट अपना कितना हो गया, अपने 9 मंथ्स का हो जाएगा। ठीक है, 75 × 9 विच एवर इज, ठीक है, माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस कैसे है समझ गए ना, 12% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, कितनी अमाउंट। ठीक है, अब लेस कर देंगे अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अपन को क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट का 35,000। कोई दिक्कत? हाँ, एक बार देख लो, बनने लगा मतलब। समझ गए ना, रेंट अपन ने माइनस क्यों नहीं किया, चार कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी। इसको मैं चेंज कर लूँ स्क्रीन को, फोटो तो हो गई ना जो करना। ये एक इसको ना रीड करो, इसमें एक चीज समझानी है, एक्चुअल रेंट वाला पैरा। हाँ, एक सेकेंड। 146 नहीं है क्या, ऐसे पेज नहीं है क्या? अच्छा, कर लिया रीड। वो एक केस समझाना कि ऐसा हो सकता है ना कि देयर कुड बी अ सर्कमस्टेंस, वहां से बाकी तो पर कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब क्या होता है कई केस में, ओनर और टेनेंट की बात करते हैं कि ओनर ने बोला टेनेंट को कि जो आपकी एमिनिटीज है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस सर्विसेज हो गई, उसका एक्चुअल में पे किसको करना चाहिए था, जो रह रहा है टेनेंट को। बट उसने कहा कि ओनर ने मैं बेयर कर लेता हूँ, ऐसी कोई अग्रीमेंट में बात हुई। अब इस केस में देखो ओनर ने बेयर किया पर था किसका, टेनेंट का। अब जो टेनेंट आपको पे करेगा 1 लाख रेंट प्लस 20,000 उसका भी पे करेगा ना, क्योंकि भाई वो फ्री में क्यों करेगा ओनर। तो 1,20,000 देगा अमाउंट रेंट का। तो अब बताओ हाउस प्रॉपर्टी में पूरा जाना चाहिए क्या? हाउस प्रॉपर्टी में तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की जानी चाहिए। तो सिर्फ 1 लाख इसमें टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब वैसा वैसा केस कि अब ओनर की कुछ लाइबिलिटीज थी, अब वो टेनेंट ने पे कर दी। तो जो टेनेंट ने अमाउंट समझो 80,000 रेंट दिया और 20,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा था, तो कुल रेंट तो 1 लाख होना चाहिए ना, क्योंकि उसने उसकी लाइबिलिटीज पे की। उस केस में प्लस होगा। ठीक है, एक बार फिर से रीड कर लो, फिर अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं। ऑब्लिगेशन किसकी थी, उससे याद करना कि वो पे किसको करना चाहिए था। देखो लाइबिलिटी किसकी थी पहले वो देखो, अगर ओनर की लाइबिलिटी थी, टेनेंट ने डिस्चार्ज की, तो जो वो रेंट पे करेगा वो प्लस उसका भी करेगा ना, प्लस मतलब जो उसे सर्विसेज दी, इलेक्ट्रिसिटी। देखो अलग अलग केस है, दोनों में काउंट करना नहीं बोल सकते, लिख के बता देते हैं। ये वाला केस देखो, एमिनिटीज का बेनिफिट जो लिया किसने लिया, टेनेंट ने, और लाइबिलिटी डिस्चार्ज किसने की, ओनर ने। अब इस केस में क्या होगा, टेनेंट रेंट तो देगा, प्लस जो उसने सर्विसेज ली उसको देगा तो जरूर ना, क्योंकि सर्विसेज तो उसने ली। तो 1 लाख की बजाय 1 लाख रेंट होता है एक्चुअल पर, उसने प्लस 20,000 दी क्योंकि जो सर्विसेज का यूज किया। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो सिर्फ रेंट जाएगा ना, 1 लाख बस जाएगा ना, 20,000 तो अदर सर्विसेज है, वो थोड़ी ना हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। हाँ मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपन दिखाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ऐसे ही वैसा वैसा केस हो सकता है। हाँ मिला तो ओनर, हाँ अलग देखेंगे अपन, अभी हाउस प्रॉपर्टी की बात बस। नहीं बट वो थी उसकी ना लाइबिलिटी, मतलब उसने 1 लाख दिया, साथ ही साथ जो वहां पे सर्विसेज थी उसका भी वो दे रहा है ना अमाउंट, और वो समझो कि इनसेपरेबल। हाँ ऐसा वाला केस अभी तक नहीं आया, बट वही वाला केस आता है जिसमें टेनेंट की लाइबिलिटी थी, ओनर ने डिस्चार्ज किया। जो वैसा वैसा आप बोले ना वो अभी तक आया नहीं है, बस वो थ्योरेटिकल है। एक बार अपन इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ रीड बस मारना है अपन, लास्ट डे रीड कर लेंगे। हम्म, ये वाला को इलस्ट्रेशन 17 रीड करो। क्या लिखा है, बट एज पर एग्रीमेंट बिटवीन टेनेंट लैंडलॉर्ड, जो भी एग्रीमेंट हो रहा है बट पे किसने किया अल्टीमेटली, अपन को तो वो देखना है। हाँ पे किसने किया एट द लास्ट, अपन को वो देखना होता है, अलाउ होगा क्या। ये वही केस हो गया, इसमें लिखा है ना,
एमिनिटीज किसने एंजॉय की? टेनेंट ने। तो तो वो जो रेंट पे करेगा वो इनका भी करेगा, तो अपन को तो इनको हाउस प्रॉपर्टी में लेना नहीं है, तो ये एक्चुअल रेंट से लेस होगा। लेस होगा ना, क्योंकि वो रेंट थी ना है। एक्चुअल रेंट से अपन को, क्योंकि जो उसने रेंट दिया उसका भी कंपोनेंट दिया ना, पर एक्चुअल में है नहीं। इसमें एक चीज और ध्यान वाली है कि रिकरिंग खर्चे को ध्यान रखना है। करो सॉल्व, फिर अपन देखेंगे। सब हो जाएंगे, बात एक नहीं होगा। सोचो कौन सा नहीं होगा। नहीं, जो कैपिटल वाला हो, कैपिटल नेचर का हो, मतलब जो बार बार नहीं होता हो। ये देखो ना, एक्सटेंशन ऑफ वाटर कनेक्शन, तो वो तो एक ही बार करना है ना, वन टाइम है ना। वो तो आगे वो भी यूज कर सकता है ना, ओनर भी। तो ये नहीं होगा। रिकरिंग होंगे, जो उसका बेनिफिट बस वही ले रहा है, बाकी तो सब उसी का ही ले रहा है ना। ये तो ऐसी चीज है, लॉन्ग टर्म है ना, वन टाइम बस एक्सपेंडिचर होगा, और नेचर लॉन्ग टर्म है। हैं? तो हर महीने तो कराओगे ना, तुम ऐसे ही पानी में चले जाओगे। हर मंथ रहेगा ना, रिकरिंग रहेगा। हाँ, डिडक्ट होगा, सिर्फ एक ही चीज जो कि कैपिटल नेचर की है, क्योंकि उसको सिर्फ वन टाइम करना है ना अपन को, हर बार तो नहीं आएगा एक्सटेंशन ऑफ वाटर कनेक्शन। एक बार करा दिया फिर तो नहीं। ये लैंडलॉर्ड वाला, हाँ ये 30% वाले के लिए इनने दिया है, अपन 30% अलाउ करते हैं, ये अलाउ नहीं करेंगे। ये तो उस चीज के लिए दिया है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला। हो गया। हम्म, नहीं नहीं, एक्चुअली तो एक्चुअल लेट एंड वर्ड में। ठीक है, मैच हो गया ना आंसर। कोई दिक्कत? वो देख लो। ये वाला, ये रीड करते हैं अपन आ जाओ 143 पेज नंबर में। पहले यहाँ पढ़ लो ये इतना, फिर इसके वो एग्जाम्पल समझेंगे, देखेंगे। कंपोजिट रेंट एक बार रीड कर लो।
हाँ मतलब अभी अपने अपने में रीड करो, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। कंपोजिट का क्या था कि दो एक्टिविटीज होती है हमेशा, एक नॉर्मल और एक जो अदर सर्विस रहती है। जिस केस में अपन सेपरेट कर सकते हैं उसमें अपन को करना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फिर भी अपन करेंगे, मतलब लिख के आएंगे, लिख लेंगे ना कि इट वुड बी, मतलब सेपरेट होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उनने वैल्यू नहीं दी तो अपन नहीं करेंगे, लॉ चेंज नहीं होगा। लॉ में लिखा है अगर वो सेपरेट हो सकती है चीजें अलग अलग तो अपन सेपरेट करेंगे। इन केस अगर इनसेपरेबल होता है तब अपन, हाँ आधा आधा में लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। पहला वाला रीड करो, रीड करो। बस इधर इधर देखो, सेपरेट हो सकती है कि नहीं, हो सकती है, तो इस केस में अलग अलग। ठीक है, आगे, हाँ रीड करो आगे। इनने वर्डिंग गलत की है। 1 लाख हाउस प्रॉपर्टी में होगा, 20,000 अदर सोर्स में होगा, अदर सोर्स या पीजीबीपी। उन्हें दोनों जगह 2020 लिख दिया। ये इधर 1 लाख कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, उन्हें दोनों जगह सेम सेम कर दिया। अपना लिख लो कि 1 लाख हाउस प्रॉपर्टी में 20,000 अदर सोर्स या पीजीबीपी। और एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करो मन में। कर लिया रीड। इसमें भी वही चीज दी ऊपर जैसे, बस इसमें अपन को अमाउंट नहीं दिया है। तो अपन का ये बेसिस नहीं हो सकता कि भाई अमाउंट नहीं दिया तो अपन डिवाइड नहीं करेंगे, अलग तो करना ही है। अगर इन केस इनसेपरेबल हो तो बात अलग है। हाँ वही आएगा ना, नेक्स्ट आएगा। कोई दिक्कत? थर्ड वाला पढ़ो। हम्म। हम्म। मतलब वही बोल रहा है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी वाला अलग करना है, अदर सर्विसेज का अलग करना है। अगर स्प्लिट अप का उसने वैल्यू भी नहीं दिया फिर भी अपन करना ही है, ऐसा नहीं, ये बेसिस नहीं होगा कि आपको वैल्यू नहीं दी तो आप नहीं कर सकते हो। अब मतलब 150 वो टोटल दे रहा है ना, अपन को स्प्लिट अप नहीं दे रहा है। बट ये कारण नहीं होगा कि आप स्प्लिट अप नहीं करो कि उसने दी नहीं वैल्यू। अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस भी होगा तो सेपरेट करना है। हाँ बस ठीक है। थर्ड वाला रीड किया, उसमें समझ में आया वो वाला केस कौन सा है, इनसेपरेबल वाला। इनसेपरेबल वाला है एयर कंडीशन फर्नेस लेक्चर हॉल। ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, रन करेगा क्या? तो ये पूरा केस क्या होता है, जब जिस केस में इनसेपरेबल होता है तो अपन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं उस इनकम को, अदर सोर्स या पीजीबीपी में लेते हैं। हाँ, इनसेपरेबल का केस ही यही होता है ना। नहीं, क्योंकि इनसेपरेबल है ना, मैंने पढ़ा था ये है ना। हाँ, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
फोर्थ वाला भी रीड कर लो। अब ऐसा हो कि इनसेपरेबल हो पर वो इनवॉइस अलग अलग दे रहा है, तो उससे अपन को मतलब नहीं है, वो कंफ्यूज कर रहा है कि अलग अलग दे रहा है तो आप हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ, अदर्स हाउस में नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी इनसेपरेबल है ही नहीं तो आप कैसे दे सकते हो? ठीक है, वो वाला रीड कर लो फोर्थ। आ गया? हाँ। जैसे अगर मैं ये वाली जगह कोई सिर्फ ये दूं, ये नहीं दूं, चलेगा क्या? इनसेपरेबल है ना, अगर ये सब चीजें नहीं दूं सेटअप तो। हाँ। नहीं है तो अपन नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, अपन क्वेश्चंस लिख लेते हैं होमवर्क के लिए, कल छुट्टी है वैसे भी, तो बहुत सारे मिल सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं मिलेंगे? कारण दो। वीकेंड्स इतने सारे कहा, पांच पांच बस दिए हैं। कारण दो, क्यों नहीं दूं? नहीं नहीं, टेस्ट है। हाँ तो होमवर्क के बिना कैसे करोगे टेस्ट? तो और इनमें से किसमें से? हाँ भाई सिद्धार्थ, लिखना स्टार्ट करो। इलस्ट्रेशन वन। क्या? मेरे को एक बार कंफर्म करना ये हुआ है कि नहीं, ठीक है? हो सकता है मेरे में मार्क नहीं है ना। ठीक है। टू से लेके 7 8 तक तो हो चुके हैं ना? 9 भी हो गया ना? 10। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, लिख लो 12 भी, कुछ नहीं। 13 अपन ने कर लिया है ना? एक सेकेंड। 14 लिख लो ऐसे ही, 5 मिनट का। 15 अपन ने आज कर लिया। जो अपन क्लास में कर लेते हैं वापस एक बार घर जाके कर लो, तो सही रहेगा। आ रहे? नहीं अभी नहीं। 19 लिख लो, कुछ नहीं है, एक लाइन का है। 20 हो गया ना अपना? 21 लिख लो। 22 लिख लो। क्या? खत्म ही होने वाला है बस। और 24। 23 नहीं। ठीक है। हाँ पूछो। हम्म। हाँ, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड में, इन केस ऑफ असेसी ऑफ 115 बीएसी अपन ने लिखी थी ना। इन सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अपन को लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन, बाकी सब में मिलेगा। ठीक है। सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर 115 बीएससी वो ऑप्ट करता है तो, क्योंकि 115 बीएससी ऐसा है कि आपको बेनिफिट ऑलरेडी दे रहा है, तो दो दो बेनिफिट हो जाएंगे ना। गवर्नमेंट कभी भी दो एक साथ नहीं देगी। ठीक है। कहीं और तो डाउट नहीं है? क्वेश्चंस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा? ठीक है, आ जा। धीरे धीरे सम बनने लगे हैं ना अब। हम्म, पढ़ो, इसमें क्या दिक्कत चाहिए वो बता दो। 23 है ना? 11 इलस्ट्रेशन यही वाला है ना? नई मॉड्यूल नहीं आई? यही लिखा है ना? हाँ। 15 8 25 कर दो। 25 कर दो, सब आगे कर दो, दो दो साल। ठीक है। सब इसमें वही टेबल बना लो सबसे पहले। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, जब भी टाइम पीरियड वाला होता है कि अपन को जिस ईयर कंस्ट्रक्शन हुआ, कौन सी डेट है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की, 15 8 2025, उस साल को छोड़ के अपन प्रीवियस ईयर्स में जाएंगे। 31 मार्च 25, ये वाला पीरियड कहलाएगा आपका प्री एक्विजिशन। इसके बाद कहलाएगा नॉर्मल। तो यहाँ तक की वैल्यू का प्री एक्विजिशन निकाल लो, मतलब लोन कितना है, 6 लाख। हम्म। हाँ, 6 लाख इंटू 10% इंटू जितना टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1 4 23 से 31 3 25। ठीक है।
24 मंथ्स का हो जाएगा। और ये आएगा प्री एक्विजिशन, और प्री एक्विजिशन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है। इसमें भी देख सकते हैं अपन, इस साल का तो मिलेगा ही, कोई दिक्कत, इस साल का तो 10%। और बाकी इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन 2 साल का निकाला, डिवाइड बाय 5 कर दिया। प्री एक्विजिशन है ना, एक बार में अलाउड नहीं होता ना, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है ना प्री एक्विजिशन वाला इंटरेस्ट। हाँ, क्लास देख रहे हैं जो मिस हो गई, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। मॉनिटर अपना काम कर रहे हो ना अच्छे से? अ, नहीं कर रहे? हमारी कंप्लेन आ रही है। आज का भी अपडेट करके शेयर कर देना। सब रिवाइज करो, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है नोट से। जो जो बचा है अपन मॉड्यूल से कवर करेंगे, और जो क्वेश्चंस रिवाइज कर लो फिर से तो सही रहेगा। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको।